अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 29 स्टार्ट करते हैं। ये टू ब्रदर्स निकाह स्पेशल है, यानी कि बासत और सफ़ीन निकाह स्पेशल पार्ट है। तो अगर आपको ये वाला पार्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और उसके साथ ही जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो भी जल्दी से कर लें। सफ़ीन, उसका रंग उड़ा था जबकि जिस्म बेजान हुआ था। वो सामने ही खड़ा था, खून हवा निकास उसे देखते हुए उसके जाना बढ़ रहा था। शजिया ना वहां पर बैठ सकती थी ना खड़े होने के लायक रहे थे। शायान सागर को यकीन नहीं आया था कि सामने सफीरा। उसकी सारी प्लानिंग जैसे खराब होती महसूस हुई थी, पर बहुत को काबू किए रहा था। वो जारहाना तेवर लिए शायान की तरफ आया। वो खड़ा हो चुका था। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे यहाँ पर लाने की? ये मेरी होने वाली बीवी है। सभी के मजबूत हाथ का मुक्का सीधा उसके जबड़े पर लगा था। वो पीछे को गिरा। शजिया खौफ से चीखे थी, चुप, अगर एक लफ्ज भी तुम्हारे मुंह से निकला मैं तुम्हें उसी वक्त गोली मार दूंगा। उसने अंगशत अपने लबों पर रखे उसे सुरह अंगारा आंखों से देख के वार्निंग दी और गन निकाली। शजिया का हलक हुश्क हुआ था और अगले ही पल शाया को गिरबान से पकड़ा। उसके गार्ड जो बाहर थे वो अंदर आ चुके थे और सफी पर गन तानने पर सभी शायान के सर पर गन रख चुका था। अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो तुम्हारे पास को सीधा माथे पर गोली मार दूंगा, ताकि बचने का कोई भी चांस न रहे। शाया ने भी अपने गार्ड्स को इशारा किया था। सफ़ीर, मेरी बात सुने। शजिया बुरी तरह से घबराई थी। शायान का नॉर्मल रद्द-ए-अमल शजिया को मजीद फिक्रमंद कर रहा था। खबरदार, जो अपनी जुबान से मेरा नाम भी लिया, खो चुकी हो तुम ये हक। नहीं, वह तरफ कर गई थी। सफ़ीर की हून अशाम ने कहा, उसे बुरी तरह से लजरा रहे थे, जबकि शायान सागर की दिल्ली तमन्ना पूरी हुई थी। सफ़ीर, तुम गलत समझ रही हो, वो सिर्फ मुझसे बात करनी आई थी। शायान ने गोया मजीद आग भड़काई। झूठे घटिया इंसान, झूठ पर झूठ, धोखे पर धोखा। तू जैसे दरिंदे को कभी अपने आप पर रहम नहीं आता कि तू कितने लोगों की बदवाएं ले चुका है। सफ़ी ने उसके गिरबान को बुरी तरह से झंझोड़ा। सफ़ी, तुम हद पार कर रही हो, मेरी खामोशी का नाजायज फायदा मत उठाओ। उसे सफ़ी का गिरबान जकड़ा और जवाबन पंच उसके मुंह पर मारा था। उसके होंठ से खून निकला था, जबकि सफ़ी गन उसके सीने पर आ चुका था। किसी भी पल वो गोली चला देता जब उसके कान में लगे ब्लूटूथ से आती हुई आवाज उसे रो चुके थे। उसने गन पर गिरफ्त मजबूत काली जैसे खुद को मुश्किल रोका। शजय की हालत खराब होने लगी थी। उसने कब चाहा था कि ऐसा हो जाए। सफ़ीर, अब मेरी बात तो सुने, मैं आपको बताने वाली थी। क्या बताने वाली थी? जब यह तुम्हें बर्बाद कर देता, तुम्हें खुद से नजम लाने के काबिल ना छोड़ता, तब बताती तुम। सफ़ीर, मेरे किरदार पर बात करने से पहले सोच लेना, मैं अपने किरदार पर बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। और शज्जा सिर्फ मेरा शुक्रिया अदा करने आए थे। शायान बिल्कुल ठीक कह रही हैं, शज्जा ने बेबसी से कहा था। और मैं गलत फहम, यानी कहना चाहती हो तो हूँ ही मैं गलत, लेकिन अब मैं सही को भी सही नहीं रहने दूंगा। अब रहो तुम इस घटिया शख्स के साथ, तुम्हें मुबारक हो ये घटिया खूनी दरिंदा। शायान की दिली मुराद बार आई थी। नहीं सफ़ीर, ऐसा नहीं, प्लीज, आप गलत समझ रही हैं, मेरी बात तो सुने। आप क्यों मेरा यकीन नहीं कर रहे? वो आप बुरी तरह से रोए थे। अब चाहे तुम तड़पो चाहे मार जाओ, मुझे परवाह नहीं है। तुमने खुद अपने हाथों से मेरे दिल में अपनी नफरत बढ़ी है। बेयकीनी तुमने मेरे दिमाग में डाली है। तुम्हें हम सब ने रोका था, लेकिन तुम फिर भी शख्स से खुद अपनी मर्जी से बिना किसी को बताए हुए मिलने आई हो। फिर करो उसके साथ मुलाकातें, लेकिन अगर कल को तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ तो मेरे पास कभी मत आना। वह शायान पर कहर आलूद निगाह डाले बाहर निकल गया था। शज्जा बैग उठा उसके पीछे भागे थे, जबकि शायान खामोशी से खड़ा रह गया था। अपने गार्ड्स को वो रो चुका था। अभी वह शज्जा को जाने ही देना चाहता था। उसको अगर हुश से बदगुमान कर देता तो शायद खुद से बदगुमान कर देता तो शायद अपना नुकसान करता। शज्जा के बाहर निकलते ही वो गहरा पुर इस रात समझ रहा था। तुम खुद चलकर मेरे पास आओगी शज्जा चौधरी। उसने अपने बालों पर हाथ फेरा। होटल से निकलकर वो सीधे कदमों से बाहर भागी थी। टांगों में एक बार फिर से टीसे उठने लगी थी, लेकिन उसे आज सफी को रोकना था। आंखें बहरी थी। वो गाड़ी का दरवाजा खोल रहा था जब शजिया ने उसका बाजू थामा ताकि वो अंदर न बैठ जाए। शजिया, मेरा बाजू छोड़ा। वह करहतगी से बोलता हुआ अपना बाजू झटक गया था। सफीर, एक बार मेरी बात तो सुन ले, मैं आपको बताने वाली थी, आप क्यों नहीं समझ रहे? वो आप चीखे थे और सफीर ने दोनों बाजू से जकड़े उसे गाड़ी के साथ लगाया था। उसकी उंगलियां शजिया को तकलीफ दे रही थी। क्या समझो शजिया चौधरी कि नकाम मुझसे होने वाला है और दिल में तुम इस घटिया आदमी को बसाए हुए हो? सफ़ीर, वो सदमाती अंदाज में महज उसका नाम पुकार सकी। हिम्मत नहीं थी कुछ कह सकते। क्या सफ़ीर? सफ़ी को मार दिया तुमने अपने हाथों से। यकीन करो, तुम्हारा मुझसे उसे मिलने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ा कि तुम छुप कर मुझसे जहर से छुपा कर इस घटिया आदमी से मिलने आई। यानी तुम्हारे दिल में चोर था। उसके ऊपर झुके हुए एक एक लफ्ज चिबाकर बोला। आप गलत समझ रही हैं। वो आंखें बंद कर चुकी थी। उसकी आंखों में अपने हवाले से बेतबारी नहीं दे सकते थे। शायान सागर अपनी गाड़ी के पास आया और दोनों के इतने करीब देखा उसका चेहरा सुर होने लगा था। उसने साथी से मुठ्ठियां बेच ली।
शजिया सांस रोके हुए आंखें बंद किए हुए थी जबकि उसे बाजू से थामे हुए था। शायान एहतियात खोने लगा था जब उसके आदमी ने उसकी मेडिसिन सामने की थी। उसने खून हवा नजरों से देखा था। बास, मालिक ने कहा था कि आपको अकेला ना छोड़ो। शायान चुपचाप मेडिसिन मुंह में रखकर अपनी गाड़ी में बैठ गया था, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ाई। आंखें खोलो शजिया मैडम, आंखें बंद करने से सच्चाई नहीं छुपेगी। उसने बुरी तरह से झंझोड़ा था, पर जो आपकी आंखों में ना वो भी सच नहीं है। वो भीगी आवाज में बोली, आप भी तुम बहस कर रही हो, अब भी मुझे गलत ठहरा रही हो। उसने घर पर बुरी तरह से हाथ मारा था और शजिया ने फौरी अपना हाथ मुंह छुपाया। उसके खौफ को बामता हुआ गुलाब बिछ कर आ गया था। उसकी तकलीफ का भी उसे अच्छे से अंदाजा था। तभी बाजू से जकड़े उसने शजिया को पिछली सीट पर धकेला। शायान तय से अपनी गाड़ी का दरवाजा खोले उतरने लगा था ताकि इस शख्स को मजा चखा सके, लेकिन वहां पर जैन चौधरी की गाड़ी आकर रुकी थी। वो अपना उतरने का इरादा तर्क किए वो गाड़ी वहां से भगा कर ले गया था। तुम पागल हो चुकी हो? सनम को बासत की दिमाग की हालत पर शुबा हुआ था। क्यों, क्या पागलपन है? उसने सनम की हथेली सीधी की थी, वहां पर मेहंदी लगाने लगा था। बासत प्लीज, मेरे हाथ खराब हो जाएंगे, वो बेबसी से बोली। उसकी दोनों हथेलियां कुर्सी के हैंडल पर सीधी बांधी थी। कलाइयों पर रस्सी इस तकनीक से बांधी गई थी कि वो हाथ हिला भी मुश्किल से सकती थी। किसी के किरदार खराब हो जाने से तो अच्छा है। उसके तर्ज पर वह निगाह चुरा कर आई थी। वैसे भी नकाह है हमारा, कोई आम बात नहीं है। बेशक तुम्हारी मेरी रजामंदी नहीं, पर रस्म रिवाज तो पूरे करने हैं ना। उसने काफी मिकदार में मेहंदी उसकी हथेली के दरमियान में डाली और फिर उसके बालों पर लगे हुए पिन उतार कर उसने गोल दायरे की शक्ल में कर दिए थे। सनम ने हैरत से अपनी हथेली को देखा। दूसरे हाथ पर भी उसने यही काम किया था और उठ खड़ा हुआ था। मेहंदी बेशक थोड़ी खराब लगी थी, पर सनम को वह अच्छी लगी थी। अब क्या बाकी रहा है? वो दाढ़ी खुजाए पुर सोच हुआ था। हाँ, तुम्हारा मेकअप और जोड़ ले। सनम की आंखें फैली, कहीं उसका मेकअप ही ना करना शुरू कर दिया। यहाँ मेरी जान जा रही है और तुम्हें नकाह की पड़ी है। प्लीज बासर, ये सब ना करो। सब होगा सनम, एक एक रस्म होगी, लेकिन खुशी के बजाय तुम्हें रोना आएगा। जैसे तुमने सबको रुलाया। मेरी गुड़िया जरफिशान की जिंदगी अपने भाई के साथ जोड़कर बर्बाद करना चाहिए। उसे रुलाया, उसने तुम्हारा क्या बिगड़ा था? क्यों उसके साथ बुरा करना चाहते थे? उसके मुंह दबोचे वो दरश्तगी से बोला। जरफिशां? वह हैरान ही तो हुई थी। हाँ, जरफिशां मेरी बहन है। मैंने उसके साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। भाई उससे शादी करना चाहते थे। मुझे तो पता भी नहीं था कि भाई कब और कैसे उसे पसंद करने लगे, और अब तो उसकी शादी हो चुकी है जैन चौधरी के साथ। वो हॉस्पिटल में है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी घटिया बाई की वजह से। मुझे सनम का चेहरा झटका तो उसके बाल सारे उसके चेहरे पर आए थे। बांधी हथेलियों से वो बाल भी नहीं हटा सकती थी जो आंखों में चुप कर उसको उलझन दे रहे थे। बासत ने उसका झटपटाना देखा और फिर उसके बाल चेहरे से हटाने के लिए झुका। अपने कांप पर उसकी गर्म सांसें उसे सहमा गए थे। बासत, नहीं प्लीज, वो खौफ से बोले जब उसकी सरसराती हुई उंगलियां उससे अपने चेहरे पर महसूस हुई। उसने चेहरा झटका, लेकिन बासत ने अपना काम जारी रखा। नरमी से उसके बाद चेहरे से हटाकर उसने पीछे को मोड़ दिए जो पुष्ट पर डलक गए थे। अपनी हाथ में अच्छे से जानता हूँ और ज्यादा खुशफहम मत हो। तुम्हारी ये बदसूरत शक्ल मेरे देखने लायक नहीं है। जाकर उसको छूट जाए। उसके काटदार लफ्जों की हकारत सनम को थमासे गए थे। अगर इतनी नफरत थी तो नकाह क्यों कर रहा था? किस हैसियत से कर रहा था? और तो और तैयारियां भी ऐसे कर रहा था जैसे दोनों की पसंद की शादी हो। ज्यादा मत सोचो, ये सारी तैयारियां इसलिए कर रहा हूँ कि नकाह के बाद तुम्हारे भाई अपनी और तुम्हारी अच्छी अच्छी फोटो भेज सकों कि उसे यकीन आ जाए कि उसकी लाडली बहन अपनी मर्जी से और नहायत ही खुशी से नकाह कर रही है। सनम ने आंखें फाड़ उसको देखा। किस कदर शातिर और अयार इंसान था। ये तो सुबह से नकाह नकाह कहकर उसे समाया हुआ था और अब एक नया दचका देकर वो सनम को दहला गया था। ये तुमने अच्छा नहीं किया शजिया, शुक्र करो कि सफी वहां पर आ गया, वरना ना जाने क्या हो जाता। तुमने आज मेरा मान तोड़ दिया। मुझे तुम पर जो एतबार था वो टूट गया। जैन ने तातों से सह लिया था जबकि शजिया फुड़ फुड़ कर रो दी थी। सफीर उसे घर में लाया था। पूरे रास्ते वो रोते भी आई थी और सफीर जैसे बेरहम पत्थर दिल बना हुआ गाड़ी चलाता रहा था। घर के पास जब गाड़ी रुकी, जैन को देखकर वो जैसे नजर मिलाने के काबिल ना रहे थे। सफीर सामने हाथ बांधे सूरज चढ़े के साथ खड़ा था। बस नहीं चल रहा था कि वो शजिया का हुलिया बिगाड़ दिया। भाई सिर्फ उसे मिलने गए थे। मेरी गलत अटेंशन ये थी। उसका मैसेज आया था कि वह सनम के हवाले से बात करना चाहता है। झूठ बोल रही हो तुम शजिया, सफीर डरा था। सफीर, मैं बात कर रहा हूँ ना। जैन उसके कंधे पर हाथ रखा था। वो सनम के हवाले से तुमसे क्यों बात करता? और भी लोग थे और तुम्हारी इतनी भी गहरी दोस्ती नहीं थी। भाई, आखिरी वक्त जब सनम उसे मिली थी तब वो काफी घबराई थी और मुझे लग रहा था कि वो किसी मुसीबत में है। तभी मैंने उससे बात की। लेकिन तुम्हारे पास का नंबर कैसे आया? तुम्हारा मोबाइल तो एक्सीडेंट में गुम हो गया था और शायद
اس نے بھی اپنا نمبر چینج کر لیا تھا۔ زین کے درست پاپا شجیہ کا رنگ فاق ہوا تھا۔ اس نے صفی کی طرف دیکھا جو کسی بھی لمحے اپنا سب کھونے کو تیار بیٹھا تھا۔ وہ مال میں اس نے مجھے اپنا نمبر دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ مجھ سے کال کرو، لیکن میں نے کال نہ کی۔ میسیجز پر بات ہوئی تھی۔ شجیہ سر جھکا کر آ گئے تھے۔ تمہارا فون کہاں ہے؟ زین کا فون مانگنا گویا اس کے لیے کرنٹ لگنے جیسا تھا۔ اس کا پورا وجود لرزا تھا اور حلق خشک ہو گیا تھا۔ اس نے پہلی سہمی بھی نگاہ سے زین کو دیکھا۔ مجھے اس لڑکی پر یقین نہیں ہے زین، اور نہ میں اس سے کوئی رشتہ رکھنا چاہتا ہوں۔ میری طرف سے تمہاری بہن آج سے آزاد ہے۔ اس کی شادی اسی شایان سے کرنا جس سے یہ تنہا ملاقاتیں کرتی پھرتی ہے۔ سفیر، تم میری بہن کے سامنے الٹی باتیں کر رہی ہو، اپنے ہاتھ میں رہو۔ زین اسے بجھتا سے جا رہا تھا۔ بھائی قسم سے میرا غلط مقصد نہیں تھا، اس نے میری جان بچائی تھی۔ اس نے کہا تھا اس قرض کی وجہ سے ایک بار اسے ملے۔ مجھے کیا پتا تھا سفیر اتنا غلط سمجھیں گے۔ وہ بابا کے کردار کو نشانہ بنا رہا تھا جو کسی تازیانے کی طرح تھا۔ اپنے کردار پر وہ بد کرداری کی تہمت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تم دونوں کا نکاح ابھی اسی وقت ہوگا۔ اگر تم دونوں میں کسی نے بھی انکار کیا تو ساری عمر مجھ سے کوئی تعلق مت رکھنا۔ زین کے حکم پر وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی، جبکہ صفی بھی اس کے جانب مڑا تھا۔ تو اب ہماری دوستی کا ایسا فائدہ اٹھائے گا؟ صفی درجگی سے بولا۔ نوفل آ گیا ہے اور مولوی بھی۔ زین، صفی نے دانت پیسے تھے جبکہ شجیہ کی ہتھیلی پسینے سے بھیگنے لگی تھی۔ چہرے کا رنگ ویسے ہی اڑ گیا تھا۔ اتنی جلدی اور اچانک نکاح اس نے کبھی سوچا نہ تھا، پر وہ انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کیا زین، آپ تو ہماری دوستی کی لاج بھی نہیں رکھے گا؟ زین نے ہر وجہ جیسے ختم کر دی تھی۔ وہ جبرے پیچھے کوچ پر جا بیٹھا تھا اور شجیہ کا خون ہوا نگاہ سے گڑنے لگا۔ اس کی ایک ٹانگ اضطرابی حالت میں ہل رہی تھی جو گواہ تھی کہ وہ کس قدر غضب کا شکار ہے۔ شجیہ اپنی جگہ چور سی بنی بیٹھی تھی۔ کچھ دیر میں دروازہ ناک ہوا اور زین نے شجیہ پر اس کا بٹا درست کیا۔ شجیہ کو اس کا انداز بیگانہ سا لگا تھا۔ بھائی ناراض تھا۔ ہونے والا شوہر بدگمان ہو گیا تھا۔ ایک شخص کے پیچھے وہ اپنے پیاروں کو ناراض کر بیٹھی تھی، اور وہ شخص نہ اس کے کردار کی گواہی دے سکتا تھا، نہ اسے ہر الزام سے بری الزام کر سکتا تھا۔ پر وہ کیوں کر دیتا؟ سارا قصور اس کا اپنا تھا۔ آج نہ اس نے صفی کے حلیے کا خیال آیا تھا، نہ شایان ساگر کی نفیس طبیعت نے اسے جگڑا تھا۔ آج وہ اپنی ندامت میں تھی، اپنی شرم ساری اسے ڈلا رہی تھی۔ نوفل رشتدار اندر آیا تو شجیہ نے دوپٹہ مزید درست کیا۔ خوشبو کا تیز جھونکا جو کمرے میں پھیلا تھا، شجیہ کو وہ تیز خوشبو سامنے دیکھنے پہ مجبور کر گئے تھے۔ سامنے کھڑا شخص اس کی حیضل آنکھوں کو ہلکا سا پھیلا گیا تھا۔ وہ شخص ہر درجہ خوبرو تھا، شایان ساگر سے بھی زیادہ ہینڈسم۔ اس کی ساحرانہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہ تھی۔ اس کے گھنے بال اور گھنی داڑھی اس کی سفید رنگ پر مزید جاچ رہے تھے۔ شجیہ نے پلکیں جھپکا کر دوبارہ اس کو دیکھا۔ وہ سفیر اسے دیکھ رہا تھا جو اس کے سامنے دلیری سے ایک غیر مرد کو دیکھے جا رہی تھی۔ شجیہ کی نگاہ میں محض ستائش تھی، نہ کوئی حسد، نہ جلن، نہ کوئی طلب، بس خوبصورتی کو دیکھنے والی نگاہ تھی۔ لیکن کب تک وہ اس کو دیتی؟ تبھی اس نے نظر ہٹا کر صفی کو دیکھا تھا جو اسے بری طرح سے گھورا تھا۔ وہ گڑبڑا کر آئے گئے تھے، پر اس کے دل نے اسے آج جواب دیا تھا، ایسا منہ توڑ جواب کہ دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت شخص موجود ہے۔ کیا وہ ہر ایک کے پیچھے بھاگے گی، ہر شخص کو صفی سے بہتر سمجھے گی؟ یہاں شایان سے بھی خوبرو مرد تھا، لیکن اس کا نہیں تھا۔ اللہ نے اس کا جوڑ صفی کے ساتھ بنایا تھا، جو جیسا تھا اسے قبول کرنا تھا اپنے رب کی رضا کے لیے۔ اس شخص نے شجیہ کو بالکل نہیں دیکھا تھا، اور شجیہ کو جیسے مزید خود پر افسوس ہوا کہ اس کی نگاہ میں حیا نہیں ہے، لیکن سامنے کھڑے مرد کی آنکھوں میں حیا تھی۔ حالانکہ اس کے نکاح میں ہی شامل ہونے آیا تھا، لیکن اس نے شجیہ پر ادھوری نگاہ بھی نہیں ڈال دی۔ اس نے کن اکیوں سے صفی کو دیکھا جو اس سے مل رہا تھا، اور پھر وہ صفی کو دیکھتی رہی۔ اس کا خیال کرنا، اس کی شدت پسندی، اس کی محبت، غرض سب اسے یاد آنے لگا، اور اب اس کی ناراضگی نے بھی جیسے دل پر گہرا اثر چھوڑ دیا تھا۔ زین اسے کوچ پر لے کر آیا اور خود اس کے پاس بیٹھ کر سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ شجیہ کی آنکھیں بھیگنے لگی، نکاح کے لفظ جیسے اسے جکڑنے لگے تھے۔ اس کا پورا وجود ایک لمحے کے حسام میں جکڑا گیا تھا۔ وہ آج صفی کی زندگی کو پوری ایمانداری سے، پورے دل کی رضا سے شامل ہونے کا ارادہ کر چکے تھے۔ نکاح ہوا نے الفاظ دہرائے۔ اس نے ایک بار پھر سے صفی کو دیکھا تھا جو اس شخص کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں کوچ آمنے سامنے تھے، پر اب شجیہ نے نوفل رشتدار کو نہیں دیکھا تھا۔ اسے صفی کو اپنی حیضل آنکھوں میں بڑھ کر قبول کر لیا تھا، بنا کسی تفکر کے، بنا کسی دل کی دغا بازی کے، بنا شایان ساگر کو سوچے۔ اسے صفی ہونا تھا اور وہ ہو چکی تھی۔ اب صفی سے رضامندی لی جانے لگی تھی۔ اسے شجیہ کو سخت گھرتی ہوئی نگاہ سے دیکھا تھا اور اپنے نکاح میں قبول کر لیا تھا۔ شجیہ کے دل کے آخری وسوسے بھی جیسے ختم ہو گئے تھے۔ اب بس اسے صفی کو منانا تھا، اپنے کردار کا یقین دلانا تھا۔ مولوی صاحب آنے والے ہیں، اگر تم نے انکار کیا تو میں اسی وقت گولی مار دوں گا۔ باسط کی دھمکی پر اس نے پہلو بدلا تھا اور ہونہار نگاہ اس پر ڈالی۔ اب وہ
आजाद एक कमरे में बैठी हुई थी और बासत उसके सर पर खड़े होकर नामा सुना रहा था। हाथों पर महंगी का रंग चढ़ा हुआ था। ब्यूटिशियन से तैयार करके जा चुकी थी। उसने किसी काम में कोई भी हिलो हजत नहीं की थी। वो ठान चुकी थी कि अब उससे वही करना है, अब बस नकाह होना बाकी था। उसी का वो इंतजार कर रही थी। जितना वो सहमी हुई थी तब इतनी रिलैक्स बैठी थी। बासत को बुतन से खटक रहे थे। ऊपर से वो लक भी हासी प्यारी ले थी। ये जो तुम्हारा शैतानी दिमाग सोच है ना, वो कभी नहीं होगा। क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं सोच रही, वह गड़बड़ाए थे। एन वक्त पर इनकार। तो मैडम, इनकार की सूरत में जानती हो क्या होगा? बासत उसकी तरफ बढ़ा था अपने मोबाइल की स्क्रीन सामने की, जहाँ पर आर्यन सागर की वीडियो थी। किसी ने अंधेरे कमरे में वो आंखें बंद किए हुए बेसुध लेटा था। भाई, सनम को गोया करंट लगा था। उसे मोबाइल पकड़ना चाहा लेकिन बासत ने दूर कर लिया। इतने सालों बाद भाई को देखा था, आंखें खुद ब खुद बहने लगे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो आर्यन को देख रही क्या। ये तो आर्यन भाई हैं, पर तुम्हारे पास कैसे? ये तो मर चुके थे। उसकी भीगी पलकें उठाकर बासत को देखा। बासत की नजर उसकी आंखों पर गई थी। इन प्यालों में बड़ा हुआ पानी उसे डूबने पर उकसाने लगा था। बासत ने जुर्जरी ली। हाँ, मेरे पास है तुम्हारा बाइक, जिसकी तलाश में तुम जैन चौधरी को धोखा दे रहे थे। सनम का दिमाग घूम कर रह गया था। क्या से क्या हो रहा था वो समझ नहीं पा रही थी। पर कैसे, ये कैसे तुम्हारे पास है? अगर तुम निकाह की हामी चुपचाप भर दोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलवा दूंगा और सब बता दूंगा। वो अपने ताजा छुपाए हुए स्पॉट पॉइंट से बोला, जबकि उसका सज्जा सवरा हुआ रूप दिल के तार छेड़ा था। हाँ, मैं कर दूंगी निकाह, पर वादा करो तुम आर्यन भाई से मुझे मिलवाओगे। सच बोल रही हो? बासत को यकीन नहीं आता। हाँ सच, पर मुझे आर्यन भाई से मिलना है। उसे नीम रजामंद देखकर बासत पर पूरी इसरारियत से मुस्कुराया था। ठीक है, उसने हामी भर दी। निकाह हवान के साथ ही चंद अफराद भी अंदर डाले हुए थे। बासत शांत से जाकर कोच पर बैठा था। मौलवी साहब, मेरे बास को आने दे, फिर निकाह शुरू कर दिया। तुम्हारा बास आ चुका है बासत बेटा, और निकाह हवाम मैं ही लाया हूँ। सनम ने सामने देखा था। उसे जैसे एक और झटका लगा था। तब भी आप ही के शोहर? वह हैरानगी से बड़बड़ा कर रह गई थी। बासत आईब्रोज का पूरी इसरारियत से मुस्कुराया था, जबकि सनम खुले मुंह से नौफर यजदान को देख रहे थे, जिसके साथ एक गैर मुल्की लड़के थे। बासत खड़ा हुए उसे गले से जा लगा था। बासत सर, आपकी तो किस्मत खुल गई है। रोज ने सनम को देखकर दिली तारीफ की थी, जबकि बासत ने मुंह बिगाड़ा। किस्मत खुली नहीं, फूटी है। सनम ने गोया दांत पीसे थे। उसके सामने ही उसे अपनी बुरी किस्मत से तशबीह दे रहा था। न जाने उसकी गैर मौजूदगी में वो क्या क्या कहता होगा। रोज के मुस्कुराने पर वो मजीद सुल गए थे। सनम का दिल अब सबसे बेजान होने लगा था। दिल तो चला था यहाँ से चली जाए, पर बासत ने जैसे आर्यन सागर के नामी बेरी उसके पाँव में बांधकर वहां पर रुकने पर मजबूर कर दिया था। जानते हो, ये नकाह हवा अभी तुम्हारे भाई का निकाह करवा का है, और अब तुम्हारा निकाह करवाएगा। नौफर यजदान उसके कांधे पर हाथ कर कहा था, और बासत ने मुस्लिम हफ्की से उसे देखा, जिस पर यजदान ने हमेशा की तरह आंख दबाई। निकाह में देर हो जाएगी, चलो आप बैठो, वरना तुम्हारी बहन भागने की फुल तैयारी की हुई है। यजदान ने जबरदस्ती उसे कोच पर बिठाया था कि जाबो कबूल का मरहला आया तो बासत की आंख का कोना नम हुआ। आज दोनों भाइयों का निकाह एक साथ हुआ था, लेकिन किस्मत की सितम जरफी ये थी कि दोनों के दरमियान एक तवील फासला था, जिसे बासत कभी भी पार करना नहीं चाहता था। पर किस्मत ने उनकी किस्मत एक जैसी लिखे थे। एक ही दिन दोनों को उनके महरे हमराज मिल गए थे, और दोनों ही सर फिरी थे जिन्हें दोनों भाइयों ने सुधाना था। पर इत्मीनान की बात यह थी कि दोनों को अपने पसंदीदा दुल्हने मिले थे, जिन्हें अगर सुधारना भी पड़ता तो खुशी खुशी ये काम दोनों कर लेते। इजाबा कबूल के बाद यजदान बासत के गले मिला, और रोज ने आगे बढ़कर सनम से हाथ मिलाया। उसे एक और दोस्त मिल चुके थे, वो यकीनन उसी की जिम्मेदारी भी रोज के सर पर थी। सनम उसके नॉर्मल रवैये पर हैरान हुई और फिर मुस्कुराकर हाथ थाम गए थे। रोज उसे अपना तारीफ करवाने लगी। नकाह हुआ और बाकी अफराद भी बाहर निकल गए थे। वैसे बासत, अब तुम भी शादीशुदा हो गया, अब अपनी और रोज अकेली रह गया। अब अपनी रोज अकेली रह गया, क्या ख्याल है उसकी भी शादी करवा दें? जसदानपुर सोच वापस सनम और रोज दोनों से देखा था, पर सनम हैरान थी, जबकि रोज हफ्की से जसदान को देखे थे। बिल्कुल बात, रोज बेचारी कब तक हमारी बीवियां संभालेगी, एक दिन बेजार हो जाएगी, उससे पहले शादी करवा देते हैं। पास रोज चिड़ी थी, जबकि जसदान और बासत का क्या बेसाता था। सनम को इन सब के दरमियान अपना मिसफिट लगा था। घबराओ नहीं सनम, और ना ही खुद को तनाव समझना, क्योंकि अब तुम तनहा नहीं बल्कि एक फैमिली के साथ रहने वाली हो, जिस फैमिली में सबके सब अनोखे और नया अजूबा तुम होगे। बासत ने जसदान की बात मुकम्मल की और सनम को देखकर आंख दबाई। वो पूरी तरह से घबराई थी। बीवी है तुम्हारी, इज्जत से मुखातब करो उसे। अगर सनम को ज्यादा डांटा या तंग किया तो तुम्हारी है नहीं है। औरत की जात इज्जत करने के लिए बनाई गई है। जसदान ने कंधे पर पंच मारी धमकी दी थी। एक तो बात, आपको कोई लड़की कभी गलत लगती ही नहीं है। बासत ने तासुब से नफी में सहलाया था। बिल्कुल, औरत जात सिर्फ इज्जत के लायक होती है।
क्षण से आंखों में ताबीर का अक्स लहराया था और उसका हफा हफरा चेहरा निगाह में घूम गया था, क्योंकि आज सुबह ही वो उसे मैंचस्टर से निकलाया था और रोज भी नहीं थे। यकीनन इस वक्त वो पीजो ताप खाते हुए मेन हाल में ही टहल रही होगी। बास वापस आ जाए, बास ने शरारत से बोला तो यजदान ने एक जोरदार पंच उसके गाल पर मारा था। बास, शादी हुई है मेरी। उसे सनम को देखा जो सहम का खड़ी हुई थे। तो मैंने कब कहा कि बर्बादी हुई है? और फिर एक दिन उनका कहका फूटा था, और फिर एक बार फिर उनका कहका फूटा था। मैम, आप परेशान मत हो, आहिस्ता आहिस्ता आप इन सब की आदी हो जाएंगी। रोज का लबो लहजा सुनती वो बदबद मुस्कुराती, जबकि बाजत की पुरतपिश निगाहें उसे घबराहट में मुतला करने लगे। मुझे किसी काम से जाना है, तुम ऐसा करो शजिया को घर छोड़ देना। जैन ने शजिया और सफ़ी को देखा था जो कि मशरिक और मगरिब के मसाब बने हुए थे। मामला सुलझाने के लिए ही उसे यहाँ से जाना बेहतर समझा था। अपनी बहन को लेकर जाओ, वरना मेरे हाथों शहीद होगी तो फिर मुझे इल्जाम आ देना। सफ़ी की चंगियार पर शजिया खौफ से सफ़ी पर थी, इतना गुस्सा था वो। सफ़ी, जैन ने महज उसका नाम लिया था, जानता था सफ़ी समझ आएगा। जैन, मैं इस वक्त तन्हा रहना चाहता हूँ। वो बेजार हुआ था। शजिया को देखा, उसका खून खोल रहा था। बाबा उसका शायान के साथ बैठना आंखों में कांच की तरह चुभ रहा था। शजिया, तुम उसके कमरे में जाओ। जैन ने उसे सामने वाले कमरे से दरवाजे से अंदर जाने का कहा था। शजिया मदद तरफ नजर से बाई को देखा, गोया कहा हो कि मुझे यहाँ से ले जाए। जाओ शजिया, जैन ने कदर साथी से कहा तो वह लब तर करती बोझल कदमों से अंदर बढ़ गए थे। देख, मैं मानता हूँ शजिया की गलतियाँ और तू इस वक्त शदीद गुस्से में है, पर जो आज तू करने वाला था ना, वो ठीक था। इस वक्त मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुझे सुनना पड़ेगा। ऐसे समझ ले आज तुझ पर वही वक्त है जो मुझ पर आया था। ज़रफ़िशा के निकाह के वक्त भी मेरी यही हालत थी। मेरा दिल चाह रहा था सब तहस नहस कर दूं, लेकिन फिर धीरे धीरे सब वाज़िया होता गया। वह लड़की शफाफ हीरे की तरह थी जो गिट मिट्टी से भरकर मुझे दिया गया था। लेकिन अपनी समझ से मैंने इस हीरे को साफ किया तो देख, आज ज़रफ़िशा मेरे दिल पर काबज़ हुए अपनी पूरी शफाफपन से बैठी हुई है। तभी आज मेरा उसके बगैर रहना मुश्किल है। सफ़ी ने हब की बड़ी भी निगाह से उसे देखा। शजिया भी ऐसी है, फिलहाल तुझे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही तो उसकी तरफ से बेइतबार हो चुका। लेकिन शाया सागो को भी तू अच्छे से जानता है, वो कैसे अपने शिकार को काबू करता है। और अगर शजिया के दिल में खोट होती तो क्या वो तुझसे निकाह करती? वो मेरी बहन है, मेरी तरह जिद्दी। जो चीज़ उसे पसंद नहीं उसे ज़बरदस्ती भी देना चाहो फिर भी नहीं लेगी, और पसंदीदा चीज़ वो हर हाल में लेकर रहेगी। अगर वो निकाह के लिए दिल से रजामंद ना होती तो कभी भी ना करती। इकलौती होने की वजह से थोड़ी जिद्दी और लाडली है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। दिल की ही बुरी है। दिल में शाया सागर बिसाई बैठी है। उसने सुर आंखों से जैन को देखा। तो तू अपनी मोहब्बत से वो शख्स उसके दिल से निकाल कर बाहर फेंक दे और उसके दिल पर अपना कब्जा कर ले। मैं तेरी तरह बड़े ज़र्फ का नहीं हूँ और तेरी बहन, तभी तुझे वो गलत नहीं लग रही। वो चिढ़ का बोला था। मैंने कब कहा कि वो गलत नहीं है? गलती है उसकी, पर है तो आज गुस्से में है। पर है तो आज गुस्से में है और मैं अपनी दोस्ती खराब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं शजिया को लेकर जा रहा हूँ। जैन की तला अब आपा उसने लब दबाए हुए आंखें मिची, अपने बालों को झगड़ा। रुक जा, छोड़ दूंगा तेरी बहन को सही सलामत, जा अब यहाँ से। उसे जैन को कान से जगह को अपनी तरफ खींचा था, उसके गले जा लगा था। जैन ने साथी से उसे खुद में बीच लिया था। सफ़ी ने भी सद गिफ्ट मजबूत काले थी और जैन से नाराजगी का वो तस्वर भी नहीं कर सकता था। आराम से बात करना मेरी बहन के बाद, अब वो तेरी बीवी है। हाँ, नहायती अदबो एहतराम से बात करूंगा कि मोहतरमा आपका एहसान है जो आपने मुझ जैसे शख्स से निकाह कर लिया जो उसकी नफीस तबीयत के साथ सरासर भी मैच नहीं होता। तेरी मैचिंग की ऐसी की तैसी। एक बार ये मिशन खत्म हो जाए, तेरा असली चेहरा सबकी आंखें खोल देगा। और हान तो वैसे ही बहुत खूबसूरत होते हैं। उसके गाल को खींचते हुए वो सफ़ी को चिढ़ा गया था। दफा हो जा। सफ़ी ने उसके सीने पर पंच मार कर उसे बाइक की तरफ धकेला था और जैन उसको घूर कर आ गया। निकाह की खबर अभी किसी को नहीं होनी चाहिए। जैन ने तनबीह की तो उसने सर झटका, गोया कहा हो कि मुझे परवाह नहीं है। वो कमरे में आ तो गई थी, लेकिन सफ़ी का मुतवक्किर रद्देमल उसकी जान हलकान किए हुए था। जैन भी उसे सफ़ी के भरोसे छोड़ गया था, कहीं वो उसका गला दबाकर यहीं पर दफन करके न चला जाए और किसी को पता भी ना चले। वो खौफ से जुर्जरी लेती हुई वहां बैठ के किनारे पर बैठ गए थे। एक बार फिर निकाह के लम्हात याद आने लगे थे। वो ऐसे तो निकाह हरगिज नहीं चाहते थे। कितने अरमान सजाए थे। अपने निकाह पर वो सबसे प्यारी लगना चाहती थी। सफ़ी का दिया हुआ वो लहंगा वो कई बार देखती थी। अपने गुदास सरापे की वजह से वो थोड़ी मुतफिकर थी, पर उसका यही गुदास सरापा उसकी खूबसूरती को बढ़ा देता था। उसकी खूबसूरती के आगे यह कमी नहायत ही दिलफरेब लगते थे। उसने तो निकाह का पेन भी पसंद कर लिया था। एक एक लम्हा वो कैद करना चाहती थी, पर आज उसकी अपनी वजह से नहायती सादगी से निकाह हुआ था। अपने हाल ही हाथ देखे उसे मेहंदी का ख्याल आने लगा। वो फिर
आंखें बाढ़ आई। हैजल आंखों में शफाफ मोती उसके हाथों पर गिरने लगे। बस करो मातम मनाना, आप कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें मेरे जैसा शख्स नहीं मिलना था। उसके खुले तर्ज पर वो चौंका अपनी जगह से खड़ी हुई थी। बुरी सी आंखों में इस वक्त तय सिमटा था जो कि शजिया को कपकपाने पर मजबूर कर गया। सफीर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं पहले भी कहती रही, लेकिन अपने गुस्से में आप कुछ भी समझ नहीं रहे। वह वहीं पर खड़ी वजाहती हुई। मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ, वह कहतके से बोले उसकी तरफ आया। जब शजिया हलक तय करती हुई पीछे। सफीर, एक बार मेरी बात सुन ले, फिर बेशक जो सजा देना चाहती हैं दे दीजिएगा। वो दीवार के हाथ लगती हुई बोली थी और सफीर का सूरज चेहरा बिखरे उजरे तासरात उसके दिल को लजरा रहे थे। ऊपर से अब इस्ताक पर रिश्ता दोनों के तासरात ही बदल गया था। शजिया को बाजू से जगड़ कर उसे नहायत ही करीब किया कि चंद इंच का फासला बाकी बचा था। उसे सहम कर आंखें बंद कर ली। ये जो तुम कबूतर की तरह बार बार आंखें बंद कर लेती हो ना, क्या समझती हो आंखें बंद करने से सब ठीक हो जाएगा? उसकी गिरफ्त और फिर लफ्जों पर उसने आंखें खोले बगैर सफी को देखा था जो नहायत ही करीब था। आंखें बंद करने से हकीकत नहीं बदलती शजिया, और जो हरकत तुमने किया ना वो तो भी नहीं बदलेगी। शजिया को आज अपना किरदार नहायत ही हल्का महसूस होता। कोई वजाहत कोई तसल्ली मैसर नहीं थी। क्यों गई तुम उस शख्स से मिले? जानती हो यूं तन्हा झूठ बोलकर चुप कर मिलने वाली लड़की को क्या कहा जाता है? प्लीज सफी, और कुछ मत कहिएगा। शजिया में मजीद सुनने की हिम्मत बाकी ना थी। तभी उसके लबों पर अपना हाथ रख के नफी में साहिल लाती वो रो दी थी और सफी ठहर सा गया था। इतनी गलत नहीं हूँ जितना आप समझ रही है। मेरी बुरी नीयत नहीं थी। हाँ, वो शख्स मुझे अच्छा लगता था, उसने मेरी जान भी बचाई थी, उसी का कर्ज उतारने गई थी। जानती हूँ मैंने हमेशा गलत रवैया रखा, पर मैंने कभी आपसे धोखाबाजी का सोचा भी नहीं है। शजिया, सफी ने उसे बुरतन से झंझोड़ डाला था। कितनी दलेरी से वो कह रही थी कि वो शख्स उसे अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है वो तुम्हें? किस हैसियत से? यही कि वो खूबसूरत है, एक पूर असर शख्सियत रहता है, इसलिए ना। और तुम्हें जरा शर्म नहीं, जरा परवाह नहीं कि तुम अपने शोर के सामने एक गैर मर्द को अच्छा कह रही हो? सफी का दिल चाह उसको दो चार लगाई दिया। यकीनन ये लड़की एक नंबर की बेवकूफ तरीन लड़की थी। सफीर, आई एम सॉरी, बस मैंने बताया था ना, आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं? शजिया को फिर से शिद्दत से रोना आया था। गुस्सा भी ना करना, यानी मेरी बीवी मेरे सामने किसी गैर मर्द की तारीफ करे, मैं गुस्सा भी ना करो? वो दांत फिर से घुराया तो शजिया ने नासमझी से उसे देखा और फिर अपनी बेवकूफ़ी का शिद्दत से एहसास हुआ। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस। चुप, आप कुछ मत कहना वरना तुम्हारी जुबान काट दूंगा। शजिया ने दहल कर अपने मुंह पर हाथ जमाया था और फैली हैसल आंखों से उसे देखा, कहीं वो गुस्से में ये भी ना कर गुजरे। उसकी जुनूनी आदत से वो अच्छे से वाकफ थे। सफी ने बीचे जबड़ों के साथ उसको देखा और फिर अगले ही पल उसे सीने से लगाए खुद भी बीच लिया था, जैसे अब मजीद सुलगना ना चाहता। वो जो उसके जुल्म स्तम की तवक्को की हुई थी, इस अमर पर दाग हुई। उसकी गिरफ्त में वो झटपटा कर आई गई थी, जबकि चेहरा कंदारी हो चुका था। वो इतना करीब ले आएगा उसने कब सोचा था? वो शजिया का दिल बेशक उसकी कुर्बत पर शिद्दत से धड़क रहा था, लेकिन वही धड़कने उसे महसूस कर रहे थे। उसका नरम गुदास वजूद सफी के जलते दिल पर पानी डालने लगा था। हक हासिल हुआ तो वो लड़की की इतनी नाराजगी के बावजूद भी उसे मजीद अपने लगे थे। डर गया था मैं कि वो तुम्हें कुछ ना कर दे। गुस्सा भी आ रहा था तुम पर कि तुमने ऐसा क्यों किया। मार देना था मैंने तुम्हें आज, लेकिन फिर रुक गया। माना ही तो हाल नहीं है ना, इसलिए हमेशा के लिए अपने नकाम में ले लिया कि पल पर तरपा कर मारूंगा। उसके लब शजिया को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। तरपाने की बात करने वाला अपने अमल से कुछ और ही जाहिर कर रहा था। लाभ काटती व मुश्किल अपनी हर्षी छुपा पाई, वरना उसका गुस्सा मजीद बढ़ जाता, जो वो कतई सह नहीं सकते थे। लेकिन जेहन में यह सवाल भी मच रहा था कि आखिर वो कैसे जान गया कि वो शायद सागर से मिलने गई है।